Welcome to Study with Pratibha. Let's continue our series of chemistry, acids, bases, and salt. And we have completed the introduction of salts. And today we will study some of the properties of the salts, like its solubility that I have been discussing about, because it's very important to understand the solubility, to know which salts are soluble and which are insoluble, and some of the properties, so that you can totally understand how preparation of salts is done, because the methods of preparation totally depend on the properties of the salts. Okay, and I'm shooting this video in the morning, so don't look too closely. My eyes are a bit puffy. Okay, just kidding. ओके तो देखते हैं हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स में क्या क्या है. सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को एक टेबल पढ़नी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये स्टॉप इसके बिना ना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते प्रिपरेशन में. अगर हमें सॉलिबिलिटी नहीं अच्छे से पता है तो हमें सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट समझनी है, कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन से इनसॉल्युबल है. इनफैक्ट याद करना है, समझना ही क्या है इसमें, बट याद करना है. तो देखते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स में. देखो सबसे पहले आते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. ठीक है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. नाइट्रेट्स फैमिलियर हो, वैलेंसी NO3 माइनस, एंड नाइट्राइट्स की वैलेंसी क्या है, साइड लिख देती हूँ, NO2 माइनस. ठीक है, तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो हैं वो सारे सॉल्ट्स इनके सॉल्युबल होते हैं. मतलब कोई भी आप मेटल, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कोई भी आप सॉल्ट ले लो, उठा लो नाइट्रेट का या नाइट्राइट का, तो वो सॉल्युबल होगा. तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपको कोई सॉल्युबल सॉल्ट आपको बोला जाए तो आप बिना सोचे समझे नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में से ले सकते हो. इसके बाद सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, इनके सारे सॉल्ट्स सॉल्युबल होते हैं. सोडियम के, पोटाशियम के एंड अमोनियम के. लिथियम भी हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें. लिथियम के सॉल्ट्स भी सॉल्युबल होते हैं. एक्चुअली एल्कली मेटल्स है ना, वो रिएक्टिव होते हैं, तो मोस्टली एल्कली मेटल्स के जो सॉल्ट्स हैं दे आर सॉल्युबल. ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में सोडियम, पोटाशियम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. एक्चुअली वही ज़्यादा पूछे जाते हैं. लिथियम कभी आता भी नहीं है, लेकिन इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, मैंने बताया था ना लिथियम के ऊपर, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स जो है अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप उनको सॉल्युबल लेकर चलना. ठीक है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो, या लिथियम का कोई सॉल्ट है तो दैट इज ऑल्सो सॉल्युबल. लिथियम भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि लिथियम भी, ठीक है, इसके भी सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं. इसके बाद सारे के सारे क्लोराइड सॉल्युबल हैं. सारे के सारे नहीं, एक्सेप्शंस हैं, वील डिस्कस इट. क्लोराइड सॉल्युबल एंड सल्फेट्स में F बना दिया. ओके, PH. ठीक है, कई जगह पे F मांगते हैं, तो सल्फेट सॉल्युबल है. अच्छा, क्लोराइड्स में और सल्फेट्स में एक्सेप्शंस है, वो याद करने हैं. क्लोराइड्स में जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, देन लेड क्लोराइड है, AgCl एंड PbCl2. ठीक है, लेड क्लोराइड इट इज़ इनसॉल्युबल. और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है, क्योंकि आप सिल्वर क्लोराइड बहुत जगह ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का, ये दिस इज़ वाइट इन कलर. ठीक है, लेड क्लोराइड भी वाइट ही बनता है. तो ये जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो ये कई जगह हम लोग आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान रखना. लेड क्लोराइड भी इंसॉल्युबल है. देन सल्फेट्स में 3 एक्सेप्शन है, कैल्शियम, बेरियम एंड लेड. तो कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट. PB लेड के देखो, लेड क्लोराइड भी एक्सेप्शन में है, लेड सल्फेट भी एक्सेप्शन में है, तो उसको ध्यान रखना अलग से कि लेड के तो मोस्टली इंसॉल्युबल रहते हैं. ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, ये तो हमने सॉल्युबिलिटी की बात कर ली, एक्सेप्शंस पढ़ लिए. देन कम्स इनसॉल्युबल सॉल्ट्स. अब इनसॉल्युबल की देखो टेबल. इनसॉल्युबल में आते हैं सारे के सारे फॉस्फेट्स, यानी कि PO4 3 माइनस, ऑल सल्फाइड्स. ओके, यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है, ये सल्फाइड्स है, तो SO3 2 माइनस, दिस इज सल्फाइड. ओके, एंड दिस इज सल्फाइड, यहाँ थोड़ा सा एडिट कर लो. ठीक है, सल्फाइड्स, सारे के सारे सल्फाइड्स भी इंसॉल्युबल होते हैं. S2 माइनस, सल्फर के मोस्टली जो है उनकी वैलेंसी 2 माइनस होती है, डाइवेलेंट है. सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, सब में ऊपर 2 माइनस आता है. तो सल्फाइड्स और सल्फाइड्स इंसॉल्युबल होंगे सारे. लेकिन हमने अभी अभी बात की थी, और कार्बोनेट्स ऑल्सो, कार्बोनेट्स भी सारे के सारे जो हैं इंसॉल्युबल हैं. कार्बोनेट CO3 2 माइनस. ठीक है,
लेकिन अभी हमने बात की थी कि सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम का कोई सॉल्ट हो तो वो सॉल्युबल होगा। इट मीन्स भले ही जैसे बोल रहे हैं कार्बोनेट की, सपोज हम बात करते हैं कि कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल हैं, तो कार्बोनेट्स में हम बोल सकते हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट ओके इनसॉल्युबल है, लेड कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, ठीक है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट ओके इनसॉल्युबल होगा। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट आ जाए तो दैट विल बी सॉल्युबल, क्योंकि सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम का तो कोई भी सॉल्ट है दैट इज सॉल्युबल विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, तो ये ध्यान रखना कि अगर हमने बोल भी दिया है कि फॉस्फेट्स, देखो सारे फॉस्फेट्स, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, और कार्बोनेट्स ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम ये एक्सेप्शन में जाएंगे, दीज आर सॉल्युबल। ठीक है, तो ये लर्न हो गया होगा आई थिंक। फिर से इसको अच्छे से समझ लेना, आपको आप सॉल्युबल वाले याद कर लो। ठीक है, सॉल्युबल में कौन से आ जाते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स आ जाते हैं, ठीक है, और सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम। अच्छा, आप चाहो तो इसके लिए एक ट्रिक भी बता सकती हूँ, जैसे एक शॉर्ट टर्म से याद कर सकते हैं। सोडियम के लिए S, पोटाशियम के लिए P, अमोनियम के लिए A एंड नाइट्रेट और नाइट्राइट के लिए N। ठीक है, स्पैन, इस कीवर्ड को याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक है याद करने की कि ये सॉल्युबल है। ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम के सॉल्ट्स एंड नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स एंड दो बार है ये, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, क्लोराइड सॉल्युबल है बट उनमें एक्सेप्शन है, सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट्स जो हैं वो सॉल्युबल हैं, बट कैल्शियम, बेरियम, CaBa एंड लेड, ठीक है, उनके सल्फेट्स इनसॉल्युबल हैं। ये भी वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं मोस्टली। देन आता है फिर इनसॉल्युबल, तो बाकी जितने भी सॉल्ट्स अब बचते हैं, कार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, दे आर ऑल इनसॉल्युबल, कार्बोनेट्स आर ऑल्सो इनसॉल्युबल। तो ये हो गए सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, इसको ये लर्न कर लेना। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में इमेज रहनी चाहिए हमेशा, कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। प्रिपरेशन पूरा सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। देन एक छोटी सी बात और है इसमें कि सॉल्ट्स की, जैसे हमने सॉल्युबिलिटी देख ली, एक छोटा सा 1-2 बातें और हैं कि फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, तो इनके सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, इनके अलावा जो ऑक्साइड्स, लिथियम भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कि यू कैन से दैट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो इनसॉल्युबल, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्शन कौन से, वही एक्सेप्शन है हमारे सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, लिथियम ऑफ कोर्स, एंड आल्सो एंड यस कैल्शियम में भी मैंने बताया था, कैल्शियम जो है Ca, कैल्शियम में क्या है कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड जो होगा दैट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल होता है बट थोड़ा सा कम होता है, तो हम उसे स्पैरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। तो ये सारा इसमें हो गया सॉल्युबिलिटी के बारे में। अच्छा, सॉल्युबिलिटी के अलावा जैसे कि 1-2 और प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल कि जो सॉल्ट्स हैं दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या स्ट्रॉन्ग या वीक है, डिपेंड करेगा सॉल्ट के नेचर पर, बट आप ये बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बनाते हैं इन द एक्वस फॉर्म। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है इनमें, सॉल्ट्स जो भी होते हैं दे हैव आयनिक बॉन्ड, और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे फॉर्म इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है, एंड ऑल्सो ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं सॉल्ट्स, एंड अलॉन्ग विद नॉन वॉलेटाइल दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये हैं सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, समझ आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं ऑन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है कितना अच्छा सा स्टिकर ऐड किया ना मैंने। तो टेम्परेचर ऑफ मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, देखो क्या है कि जैसे हम चाशनी बनाते हैं घर में, ठीक है, शुगर सोल्यूशन, तो उसमें क्या होता है जब चीनी डिजॉल्व होना बंद हो जाती है वाटर में, हम लोग क्या करते हैं कि हमने उसे
हम उसे उस पर फ्लेम पे रख देंगे, गैस पे रख देंगे, तो जब वो गर्म होगा पानी तो और ज़्यादा चीनी उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से वाटर में शुगर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो वैसे ही सॉल्ट्स के साथ है, बट ये क्या है कि डिपेंड करेगा कि कुछ सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, कुछ की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ भी होती है, कुछ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बस जनरली आपको ध्यान रखना है। पोटाशियम के मोस्टली जितने भी सॉल्ट्स हैं, लाइक पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, आप देखो जिनका ग्राफ ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ना, इट मीन्स देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। मैंने सीधे बुक से ये ग्राफ उठा लिया है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, देख रहे हो, पोटेशियम क्लोरेट है, ये सब ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहे हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हो पोटेशियम के सॉल्ट्स। और एक याद रख लो जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होती है, बस इतना ही एक एग्जांपल ही पूछा जा सकता है और इसका कोई रोल नहीं है। कैल्शियम सल्फेट, ये अलग से याद रख लेना कि देखो आप ये ग्राफ देखो, पहले हल्का सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है कैल्शियम सल्फेट की, दैट डिक्रीजेस। ओके, तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बिल्कुल इसमें टॉपिक और ऐड कर लिया है मैंने, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स है क्या कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बनता है। अब वो सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है, अल्कलाइन हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। बस दैट प्रोसेस, दैट फिनोमिनन of dissolving salt in water and forming acidic, alkaline or neutral solution, that is known as hydrolysis of salts. So what is hydrolysis of salts? Hydrolysis of salt is process of forming acidic, alkaline or neutral solution when salt is dissolved in water। ठीक है, तो अच्छा अब ये किस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि एसिडिक बनेगा सॉल्यूशन या अल्कलाइन बनेगा या न्यूट्रल बनेगा। ये कुछ 2-3 बातें हैं, जैसे कि फर्स्ट मैं बात करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिपेंड ऑन कि हमने जो वो लिया है, हमने जो किस एसिड और किस बेस को मिला के वो सॉल्ट बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ऐड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो फिर जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी एसिडिक सॉल्यूशन। क्यों? मतलब उससे जो सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है दैट विल बी एसिडिक। अब देखो होता कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि मैंने ले लिया सोडियम नहीं, लेट्स मी टेक अमोनियम सल्फेट, एक सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट, वैलेंसीज से बना के देखना फॉर्मूला, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है। तो अमोनियम सल्फेट ये बना किससे होगा? अमोनियम सल्फेट बना होगा, देखो इसमें आपको एसिड एंड बेस आइडेंटिफाई करना है। जो पॉजिटिव रेडिकल है, ठीक है, यानी कि जो बेसिक रेडिकल है वो बेस से आया है, और जो एसिडिक रेडिकल है यानी नेगेटिव रेडिकल, तो वो आया है एसिड से। तो अगर आप देखो तो ये इसका मतलब आपने ये किससे लिया होगा, अगर आप इसको देखोगे तो इसके आपने लिया होगा अमोनियम आया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से NH4OH से, और सल्फेट आया होगा H2SO4 से। ठीक है, दिस हैपन्स व्हेन वी डिजोल्व दिस इन वाटर। अगर मैं कंप्लीट इक्वेशन लिखूँ तो मुझे लिखना चाहिए प्लस H2O, फिर ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है, चाहो तो रिवर्सिबल का साइन बना सकते हो। ओके तो ये है। तो अब इससे समझ में आ रहा है ना कि ये हमने कैसे लिया था, दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस वॉज अ वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जब भी कोई सॉल्ट बनेगा दैट विल बी, मतलब उसका सोल्यूशन जो होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग एक, अब इसका उल्टा कर देते हैं, वीक एसिड ले लें
और स्ट्रॉन्ग बेस ले, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो उससे जो सोल्यूशन बने, उससे सॉल्ट बनेगा, उसका सोल्यूशन विल बी एल्कलाइन इन नेचर। फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट किस एसिड से किस बेस से, ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए। अब तो ये ओरल है बिल्कुल कि भाई अब सोडियम कार्बोनेट है तो किससे बना होगा, तो सोडियम कार्बोनेट बना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, है ना, बेस ये होगा। और एसिड कौन सा है, कार्बोनेट है, तो कौन सा एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। वो हम लोग रेडिकल देखकर समझ जाते हैं। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कैसा है, बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, या और ये एसिड कैसा है, वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से अगर आपने बनाया है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर इसका मतलब जो सोल्यूशन जो बनेगा सॉल्ट का, दैट विल बी एल्कलाइन इन नेचर। देन नेक्स्ट, अगर हम अब की बार हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो अब क्या होगा, तो क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी न्यूट्रल, ओके, न्यूट्रल इन नेचर। एंड इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल NaCl। अब NaCl किससे बना है, NaOH, स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो अब आप सॉल्ट, मेन बात है सॉल्ट देख के समझ जाओ भाई, जो भी सॉल्ट दे रखा हो उसको तुरंत देखो कि वो किस एसिड और किस बेस से मिलके बनेगा, और वो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, ये आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता है तो भाई प्रीवियस वीडियोस देखो, आप पीछे का देखे बिना आप इसमें उस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। सॉल्ट समझ नहीं आएगा, इवन आगे जो मैंने पढ़ाऊंगी प्रिपरेशन के मेथड्स, वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो फर्स्ट रीड द प्रीवियस वंस, ओके, फर्स्ट जस्ट वॉच दोज वीडियोज़, और बैठ के देखा मत करो, मैंने पहले भी बोला है। बस ये नहीं है कि बस लेटे हैं और देख रहे हैं, जस्ट नोट इट डाउन, नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या अपनी बुक लेकर बैठो, उसमें हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या पढ़ा रही हूँ मैं, ओके। लास्ट अभी एक और बचा हुआ है, एंड दैट इज कि अगर हमने दोनों वीक ले लिए, वीक एसिड ले लिया एंड वीक बेस ले लिया, तब क्या होगा, टेल मी। वीक एसिड एंड वीक बेस ले लिया तो क्या होगा, हम कुछ नहीं कह सकते, यस, वी कैन नॉट से एनीथिंग। वीक एसिड और वीक बेस लेने का मतलब है दैट सोल्यूशन कैन बी एसिडिक, दैट सोल्यूशन कैन बी बेसिक यानी कि अल्कलाइन, और दैट सोल्यूशन कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, कितना एसिड डिसोसिएट हो रहा है, कितने डिग्री तक, कितने बेस के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, तो उस बेसिस पर डिपेंड करेगा, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट से इट क्लियरली, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने अभी छोटा सा पार्ट लिया है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स करेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया हो, अपना जो भी मैंने पिछला पढ़ा है उसको देख लेना एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया, तो देन बाय।